सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में 23 अक्टूबर 1928 को हुए घटनाक्रम को हम आपके समक्ष रखेंगे। 23 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन भारत में था, साइमन कमीशन दलितों की स्थिति को जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर भारत देश में बड़ी संख्या में जो 6 से 7 करोड़ की संख्या में यहाँ पर अस्पृश्य हैं, दलित हैं, उनकी स्थिति किस तरह की है। बदहाल स्थिति को जानने के लिए आखिर वो स्थिति हुई कैसे, दलितों की इतनी दयनीय स्थिति क्यों हुई, इन सभी कारणों को जानने के लिए साइमन कमीशन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया और साथ ही साथ डॉक्टर पीजी सोलंकी दलित प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित थे। बंबई प्रेसिडेंसी के एक सदस्य के तौर पर बाबा साहब स्वयं अपनी गरिमा में उपस्थिति देते हैं और साइमन कमीशन के विभिन्न सदस्यगण, पदाधिकारीगण, चेयरमैन आमने सामने बाबा साहब के बैठते हैं और एक एक कर बाबा साहब से प्रश्न करते हैं। सम्मानित साथियों, हर प्रश्न का जवाब बाबा साहब बखूबी देते हैं, बेबाक तरीके से देते हैं और इसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से एकदम क्लियर हो जाता है कि आखिर जो दलितों की स्थिति, अस्पृश्यों की स्थिति भारत के अंदर दयनीय हुई है तो वो किन वजहों से हुई है। आज के अम्बेडकर संदेश में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। क्यों चाहते थे बाबा साहब वयस्क मताधिकार। आज के अम्बेडकर संदेश में बात होगी सवर्ण जातियों ने कौन सा जहर सब जगह फैला दिया है, ये बाबा साहब का आरोप है सवर्ण जातियों पर। मेरे साथियों, जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में किया कि सवर्ण जातियों ने कौन सा जहर पूरे देश में हर वर्ग, हर धर्म पर फैला दिया है, सब जगह फैला दिया है। तो जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। आज का अम्बेडकर संदेश हम आपको बता दें, 23 अक्टूबर 1928 को बाबा साहब से 295 प्रश्न पुटअप किए जाते हैं साइमन कमीशन की तरफ से। आज इस सिलसिले में भारतीय संवैधानिक आयोग के समक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस विषय पर आज का अम्बेडकर संदेश अंतिम अम्बेडकर संदेश है। मेरे साथ ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस अम्बेडकर संदेश को आपको अंत तक वॉच करना चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें 204 से लेकर 205 तक हम आपके समक्ष रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। बस आपसे प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 277 क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो तत्व दलित वर्गों के हितों के विरुद्ध रहे हैं वे ही प्रभावी हो जाएंगे। तब बाबा साहब कहते हैं मैं इससे सहमत हूं, इसीलिए मैं वयस्क मताधिकार चाहता हूं। यानी कि बाबा साहब ये बात कहते हैं कि मैं वयस्क मताधिकार चाहता हूं ताकि दलित वर्गों के हितों के विरुद्ध कोई काम न कर पाए। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि वयस्क मताधिकार मिले। लेकिन मेरे साथियों, बाबा साहब को हालांकि आशंका थी इस तरह की, लेकिन बाबा साहब ने इस विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं किया जो आज हमें राइट टू वोट है, यानी कि वोट देने का अधिकार है। तो बाबा साहब ने इस आशा और विश्वास के साथ वोट का अधिकार दिलाया था कि हमारे समाज के लोग भले ही पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ हों, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत समझदार होता है, ये बात बाबा साहब स्वयं कहते हैं। और अनपढ़ व्यक्ति बहुत ही समझदार होता है, इसलिए वो अपने समझदारी का परिचय देगा जब वोट करेगा। मेरे साथियों, वर्तमान में ऐसा देखने को कम मिल रहा है जब हमारे समाज के लोग अपने वोट को बेच दे रहे हैं चंद रुपयों की खातिर, कुछ पैसों की खातिर या कुछ लालच की वजह से अपने वोट को बेच दे रहा है। तो ऐसे में ये बाबा साहब का अपमान है मेरे साथियों, बाबा साहब के जीवन संघर्ष का अपमान है। इस बात को हमें समझना होगा। बाबा साहब से अगला प्रश्न किया जाता है, क्या आप समझते हैं कि वयस्क मताधिकार से उन तत्वों का प्रभाव नहीं रहेगा। तब बाबा साहब कहते हैं उनमें संतुलन बना रहेगा, उनमें संतुलन बना रहेगा। अगला प्रश्न, मान लीजिए दलित वर्ग के किसी सदस्य के पास आवश्यक अर्हता है, तो क्या वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं वो एक करता है। आपका मामला लेते हैं, क्या आप किसी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मताधिकार करने के लिए अहल होंगे। तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, मैं और मेरे मित्र विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से मतदान करते हैं। बाबा साहब स्वयं अपना एग्जाम्पल देते हैं। आगे जो प्रश्न है वो ये है कि कर अदायगी के संबंध में क्या स्थिति है। एक बात कही गई है कि दलित वर्ग कर अदा नहीं करते हैं। जहां तक सीमा शुल्क अथवा अन्य अप्रत्यक्ष करों का संबंध है जिनके कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ सकते हैं, मेरे विचार में दलित वर्गों को भी अन्य जातियों की तरह बढ़ी हुई कीमतें अदा करनी होती हैं।
डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जी हाँ, इसके अलावा दलित वर्ग के लोग खास तौर से महार जाति के पास कुछ जमीन वतन पट्टे अथवा सामान्य पट्टे पर हैं और दूसरों की तरह वे भुगतान करते हैं जिसे जूडी कहते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत से महार गैर सरकारी सेवाओं में वेटरों के रूप में काम करते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, परंतु बहुत कम है और वे मुख्य रूप से शहरों में उद्योगों में काम करते हैं। उदाहरण के लिए किसी यूरोपीय परिवार या क्लब में महार नौकरों के रूप में काम करते हैं। बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, क्या वे लोग किसी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं? बाबा साहब कहते हैं ये मताधिकार की सीमा पर निर्भर है। सामान्यतः बेटर कोई योग्यता नहीं रखते। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जी हाँ, वर्तमान परिस्थितियों में यही बात है। सरदार मजूमदार, क्या आपको मालूम है कि दलित वर्गों के संतों का सभी वर्ग आदर करते हैं और ऊंची जातियों के लोग उनके आगे वैसे ही सिर झुकाते हैं जैसे ऊंची जाति के संतों के आगे। यानी कि ऊंची जाति के संत हों चाहे दलित वर्ग के संत, ऊंची जाति के लोग, सवर्ण लोग दलित वर्गों के संतों की तरफ भी अपना सिर झुकाते हैं, आदर करते हैं। तो मेरे साथियों, बाबा साहब का जवाब जानकर आप निश्चित तौर पे गौरवान्वित होंगे। बाबा साहब कहते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ वो केवल एक ही संत है, और वो कौन संत है अभी नाम निकल कर आएगा। तब अगला प्रश्न बाबा साहब से, पर क्या वे ऐसा करते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जी हाँ, जैसा कि मुस्लिम पीरों के आगे। बाबा साहब ने यहाँ पर आंसर को इतना क्लियर कर दिया है और उद्देश्यपरक आंसर को बना दिया कि जो सवर्ण हिंदू हैं वो दलित वर्गों के संतों में एक संत हैं ऐसे जिनका वो सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मुसलमानों के पीरों के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वैसे ही दलित वर्गों के संतों का आदर वो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से मुस्लिम वर्ग अलग समुदाय है, अधिकारों से लैस है, बाबा साहब अपने उस मुख्य मुद्दे पर अटल है, अडिग है, जब उन्होंने कहा कि दलित समुदाय को हिंदू समाज से अलग अंग समझा जाए, क्योंकि हिंदू समाज का अंग दलित वर्ग नहीं है। इस बात को लगातार बाबा साहब जस्टिफाई कर रहे हैं और ये जो बाबा साहब ने यहाँ जवाब दिया है उसी का अगला कदम है। बाबा साहब से अगला प्रश्न किया जाता है, क्या आप जानते हैं कि बरकारी पंथ में अर्थात पंढरपुर में भगवान विठोबा के भक्त अस्पृश्यता को नहीं मानते? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत है। यानी कि भगवान विठोबा के भक्त अस्पृश्यता को मानते हैं। बाबा साहब के अकॉर्डिंग ये बात सही है। क्या आप इससे सहमत हैं कि पिछले 25 वर्षों में दलित वर्गों के प्रति व्यवहार में भारी परिवर्तन हुआ है कि उच्च वर्ग के शिक्षित लोग अस्पृश्यता के कलंक को धोने और उनके साथ निसंकोच मेल मिलाप के प्रयत्न कर रहे हैं और धीरे धीरे दलितों की दशा सुधर रही है और आम शिक्षित लोगों का उनके प्रति व्यवहार बदल रहा है। तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जी हाँ, ठीक है, लेकिन सहानुभूति केवल शब्दों तक ही सीमित है और वे व्यवहार में प्रकट नहीं होती। यानी कि यहाँ पर जो सहानुभूति प्रकट की जा रही है भाषण देकर किया जा रहा है, शब्दों में किया जा रहा है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। 1928 का ये घटनाक्रम है। मेरे साथ हम लोग 2025 में खड़े हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे, जब धरातल पे जाएंगे, जमीन पर जाएंगे, गांव के लोगों से आप मिलेंगे, अभी भी जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव बरकरार है गांव में। इस बात को आप महसूस करेंगे। अगला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि लगभग सभी गांव में दलित वर्गों के लोगों के लिए कुएं अलग ही हैं? तब बाबा साहब कहते हैं जी नहीं। क्या ऐसे कुएं नहीं हैं? बाबा साहब कहते हैं हर गांव में नहीं है, किसी किसी गांव में होंगे, लेकिन हर गांव में कुएं दलित वर्गों के लिए नहीं है। अगला प्रश्न, दलित वर्ग कौन से हैं? क्या आप उनका नाम बताएंगे? तब बाबा साहब कहते हैं कि जनगणना में है। दलित वर्गों को जनगणना में
जनगणना निदेशक ने व्याख्या की है, वहां से कौन दलित वर्ग है, सीधे सीधे बाबा साहब ने कह दिया कि जनगणना को आप देखिए, क्या मांग और महार जातियों के बीच विवाह होते हैं? तब बाबा साहब कहते हैं नहीं, श्रमण जातियों ने ये जहर सब जगह फैला दिया है, यानी कि जातियों के अंदर जातियां, जातियों के अंदर उपजातियां, इस तरह की चीजें यहाँ पर करने का और उनमें खासकर ऊंच नीच का भेदभाव पैदा किया है। और यही बात बाबा साहब कहते हैं, श्रमण जातियों ने ये जहर सब जगह फैला दिया। क्या वे एक साथ भोजन कर लेते हैं? बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, आजकल कर लेते हैं, एकता का अभियान चल रहा है। और अब तो एक मामला मांग और महारों के बीच शादी व्यवहार करने का भी सामने आया है। क्या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2 इनामदार दलित वर्गों के नहीं हैं? तब बाबा साहब कहते हैं मुझे नहीं पता। और ये प्रश्न नंबर था 295 यानी कि 23 अक्टूबर 1928 को 295 प्रश्न बाबा साहब से पूछे गए। उन सभी का जवाब बाबा साहब ने दिया। आज ये अंतिम अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे। अगले अम्बेडकर संदेश में इसी खंड में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा दलित वर्गों संबंधी भारतीय मताधिकार कमेटी, जिसका दूसरा नाम है लोथियन कमेटी, को 1 मई 1932 को दिया गया कथन, वक्तव्य हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। हम आपके समक्ष ये रखेंगे कि भारतीय मताधिकार कमेटी के समक्ष बाबा साहब ने अपने वक्तव्य में क्या डिमांड की है, किस तरह से बातचीत की है। संयुक्त प्रांत में दलित वर्गों के बारे में बात की है बाबा साहब ने, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पंजाब के दलित वर्गों की बात की है, बंगाल के दलित वर्गों की बात की है और आरक्षण की भी बात की है। हम अगले अम्बेडकर संदेश में ये सारा डिटेल लेकर उपस्थित होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश जो कि साइमन कमीशन के समक्ष, भारतीय सांविधिक आयोग के समक्ष बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, इस विषय पर अंतिम अम्बेडकर संदेश था, जो निष्कर्ष के तौर पर यहाँ पे समाप्त हुआ। सारांश आपने भी लिया होगा, अन्य अम्बेडकरवादी साथियों को भी सारांश लेने का अवसर मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस अम्बेडकर संदेश को आप जरूर शेयर कीजिएगा। ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।